जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी से अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। इस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से अगर बीएड कर रहे हैं और इस साल अगर सेकेंड ईयर में है, तो सेकेंड ईयर में जो है प्रैक्टिकल फाइल जो है आपको 16 बनानी पड़ेंगी और उस 16 फाइलों में से एक फाइल का डिस्कस हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। साथ में फाइल कैसे तैयार किया जाएगा, कौन कौन सी टॉपिक रहेंगे, किस तरह से फाइल को बनाया जाएगा, वो सारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर एक अपनी संपूर्ण जो है प्रोजेक्ट एक फाइल जो है 16 फाइलों में से एक फाइल आप जो है आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंट एजुकेशन टॉपिक से है। तो एक आज का प्रैक्टिकल फाइल जो है पर्यावरण जिसका कोड है पर्यावरण शिक्षा जिसका कोड है E503। तो इसका इस तरह से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह से आपका सीरियल नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 6 10 तक रहेगा। और टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक के अंतर्गत जो है आपका रहेगा आपका पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का आपदा का अर्थ और आपदाओं के प्रकार, भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, उपसंहार, संदर्भ। और इधर पेजेस रहेंगे जो उसकी कितने नंबर पेज पे है। तो ये जो पेजेस होती हैं वो आप जब फाइल बनाएंगे तो उस पे पेजेस पे नंबर डालकर उस हिसाब से इनके सभी के सामने लिख देना कि पर्यावरण का अर्थ यानी पहला टॉपिक जो है कितने पेज पे है, दूसरा टॉपिक जो है आपका पर्यावरण आपदा का अर्थ वो कितने टॉपिक पे है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से उस पर पेजेस डाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला जो है टॉपिक आपका है पर्यावरण का अर्थ। आप पहला हेडिंग डालेंगे पर्यावरण का अर्थ, यानी टॉपिक जो है पहला टॉपिक जो है आपका पर्यावरण का अर्थ। आप उस पहला टॉपिक का हेडिंग डाल देंगे पर्यावरण का अर्थ। इसका अर्थ हो जाएगा पर्यावरण दो शब्दों यानी परि प्लस आवरण के मेल से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा चारों ओर का घेरा। किसी जीवन को चारों ओर से जो भी शक्तियाँ पदार्थ को घेरे हुए हैं वह सब पर्यावरण के अंतर्गत जो है आते हैं। पर्यावरण में वे सभी भौतिक और अभौतिक शक्तियाँ शामिल होती हैं जो किसी जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती हैं। पर्यावरण का क्षेत्र संकुचित नहीं बल्कि अत्यंत विशाल है। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए हैं। मानव से लेकर वनस्पति तथा छोटे जीव तक पर्यावरण के अभिन्न अंग है। पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं को प्रभाव कार्यों का युग्म है जो जीवों के जीवन पर प्रभाव डालता है। विभिन्न विद्वानों ने पर्यावरण को निम्नलिखित परिभाषित किया है जो निम्न प्रकार है, यानी इस प्रकार है। पहला विद्वान के अनुसार E.A. रास के अनुसार पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाली कोई बाहरी शक्ति है। ये रास बताते हैं कि पर्यावरण जो है जो हमें प्रभावित करती है वह कोई बाहरी शक्ति है। जिप्स बर्ट के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु के चारों ओर घिरा हुआ है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, यानी सीधे प्रभाव डालता है। अगला विद्वान है हर्ष कोविट्स के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं को प्रभाव का योग है जो जीवों को कार्यों व विकासों को प्रभावित करता है। दोस्त, आप सबसे एक गुजारिश है कि आपके जितने सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है तो आप प्रैक्टिकल फाइल उतने सब्जेक्ट का जो है वो पहले आप बना लीजिए, क्योंकि इससे जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलता है। अगर आप इस प्रैक्टिकल को अगर इस आप वीडियो को आज देख रहे हो, अगर आपने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट आपने लिया है तो इस वीडियो को आप देखकर आप इसका अगर आप प्रोजेक्ट फाइल अगर बना लेते हो तो इसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा और एक आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आप लिखोगे। अब बड़े क्वेश्चन का आसानी से आप जो है इस वीडियो के माध्यम से उसको सोल्व कर सकते हो। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग क्या करिएगा कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट जिसको आपको पेपर देना है उनका जो है आप लोग
प्रोजेक्ट जो फाइल जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा। आप आराम से 6 सब्जेक्ट को आप कर लीजिएगा, उसके बाद पेपर के बाद बाकी सब फाइल बनाते रहिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं टॉपिक। जो दूसरे नंबर का अपना टॉपिक है वो पर्यावरण आपदा का अर्थ। तो इसका जो है, इसके अंतर्गत जो हम लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल में, मानव समाज में अनेक ऐसी अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती रहती हैं जिससे अपार जनधन का नुकसान होता है। ऐसी अप्रत्यक्ष घटनाओं को पर्यावरणीय प्रकोप या आपदा कहा जाता है। यह तात्कालीन दुर्घटना होती हैं, इससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होती हैं। अनेक मनुष्य, पशुओं आदि की इसके अंतर्गत इसके आने पर मृत्यु भी हो जाती है तथा इसमें बहुत सारे इमारतों को भी हानि पहुंचती है। विकिमीडिया के अनुसार कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित जो समाज को या पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे आपदा कहलाता है। अनेकों वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के बावजूद भी मानव आज भी प्रकृति के हाथों खिलौना बना हुआ है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी भूकंप, कभी तूफान आते ही रहते हैं और प्राकृतिक के सामने मानव जो है एक तरह से बेबस नज़र आता है। अब अपने प्रोजेक्ट का तीसरा टॉपिक देखेंगे हम, आपदा के प्रकार। कारणों के आधार पर आपदाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी किया गया है या किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा है मानव निर्मित आपदाएं। पहला हेडिंग डालेंगे आप, प्राकृतिक आपदाएं। तो ऐसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं और प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल फटना, भूकंप आदि। यानी जिसमें कोई मानव का नियंत्रण नहीं होता है, वो प्राकृतिक के द्वारा जो आपदाएं आती हैं उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दूसरा हेडिंग रहेगा आपका मानव निर्मित आपदा। दोस्तों ये दूसरा जो है आपका, इसमें प्राकृतिक आपदा हो गया है, इस पे आप इसके जगह पे आप लोग मानव निर्मित आपदा लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मानव द्वारा किए जाने वाला कोई कार्य तब आपदा का रूप ले लेता है जब वह अपने खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है तथा जीवन को वह अस्त व्यस्त कर देता है, जैसे जंगलों में आग लगाना, जहरीली गैसों का फैलना, परमाणु विस्फोटक, जनसंख्या विस्फोटक और रसायनों का फैलाव आदि, जीवाणु आदि फैलना। जो इस तरह के जो भी घटनाएं होती हैं वो जो है वो आपको मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आता है, जो मानव जो है अपने द्वारा खुद करता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का चौथा आपका टॉपिक है वो है आपका भूकंप। भूकंप शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस के कंपन। भू का अर्थ होता है भूमि और कंपन का अर्थ होता है हिलना। अतः भूकंप का शाब्दिक अर्थ हो जाता है भूमि का हिलना। यानी कोई आपसे पूछेगा भूकंप किसे कहते हैं, तो भूमि का हिलना जो है भूकंप कहलाता है। पृथ्वी एक गतिशील पिंड है जिसके आंतरिक भाग में अनेक प्लेट हैं। ये प्लेट आपस में टकराती रहती हैं, जिसके कारण कभी कभी पृथ्वी के धरातल में भी कंपन होने लगती हैं और इसी कंपन को जो है क्या कहते हैं, तो भूकंप कहा जाता है। इस पर कुछ विद्वानों ने अपना अलग अलग विचार दिया है, जिसके अंतर्गत एक RS पवार के अनुसार भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित हुए धरातली कंपन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ही क्या होता है कि उत्पन्न होता है। दूसरा विद्वान है अहोम्ज के अनुसार जब किसी तालाब में कोई पत्थर फेंका जाता है तो चारों ओर लहरों की एक धारा आरंभ हो जाती है। इसी प्रकार चट्टानों से आकस्मिक विक्षोभ में से स्थल पर सभी दिशाओं में कंपन शुरू हो जाती हैं और इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। अब अगला देखते हैं कि भूकंप आने का कारण क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे आप, भूकंप आने का कारण अपने फाइल में। तो पहला कारण है आपका पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों के इधर उधर खिसकने से भू संतुलन बिगड़ने लगता है तथा भूकंप का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा है कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप पैदा हो जाता है। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी प्राचीन समय से गर्म थी, जब अब जो है धीरे धीरे ठंडी हो रही है। यह प्रक्रिया अभी जारी है, जिससे कि भूपटल में जो है सिकुड़न होने के कारण भी भूकंप बन जाते हैं। अगला पॉइंट है कि मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप जैसे परमाणु विस्फोट से भी भूकंप पैदा हो जाता है। तो ये थे कुछ
भूकंप आने के कारण आप देखेंगे भूकंप के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव जीवन पे। तो पहला जो प्रभाव है का पॉइंट है, भूकंप आने से मानवीय संरचनाओं जैसे इमारत, पुल आदि को क्षति पहुंचती है। दूसरा है भूस्खलन भी कभी कभी भूकंप के कारण बन जाते हैं। तीसरा है आपका भूकंप आने से मानवीय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चौथा है भूकंप आने के कारण बाढ़ एवं बांध का टूट जाना, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। और पांचवा पॉइंट है आपका भूकंप आने के कारण सागरों में सुनामी आ जाती हैं, जिससे समुद्रों का पानी बड़ी संख्या में जो है, जो समुद्र के किनारे जो गांव वगैरह बसे होते हैं उनके उस उधर मतलब उस धरातल पर आ जाता है। तो ये थे जो है भूकंप के कुछ प्रभाव जो मानव जीवन पे पड़ता है। अगला जो टॉपिक है वो 5 नंबर का है, वो है आपका बाढ़। बाढ़ का समान अर्थ है विस्तृत स्थलीय भाग पर लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना ही क्या कहलाता, बाढ़ कहलाता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अतिवृष्टि का परिणाम है। बाढ़ उस समय प्रकोप बन जाती हैं जब इसके द्वारा अपार जन धन की हानि होती है, जिससे वर्षा का जल नदियों और नालाओं में बहने के बजाय आपस के स्थलीय भागों में एकत्रित होने लगता है। आप देखेंगे कि बाढ़ आने के कारण क्या है, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना होता है। तो पहला इसका पॉइंट है बाढ़ आने का कारण। वर्षा का अधिक होना बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरा पॉइंट है बांधों का अचानक टूटने से भी बाढ़ आ जाती है। और किसी नदी के ऊपर अगर बांध बनाया गया हो उस पानी रोकने के लिए, सिंचाई करने के लिए, और अचानक से वो टूट जाता है तो उसके आसपास गांव में जो है पानी आ जाता है, जिसके वजह से वो बाढ़ के शिकार हो जाते हैं उसके आसपास के गांव। तीसरा पॉइंट है नदी की धारा में परिवर्तन होने से भी नदी का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। चौथा पॉइंट है कभी कभी नदी नाला के मार्ग किसी कारण अवरुद्ध यानी रुक जाते हैं तथा वर्षा का पानी निकासी ठीक से ना होने के कारण भी बाढ़ की जो है स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। अगला आपका टॉपिक है जो है वो है सूखा। कभी कभी किसी स्थान पर वर्षा इतना कम होती है कि वहाँ की नदियाँ सूख जाती हैं, भूमि का जल स्तर अधिक नीचे हो जाता है और लोग को पानी पीने को भी नहीं मिल पाता है। यह स्थिति सूखा कहलाती है। इसका पॉइंट एक है सूखा पड़ने से लोगों को पीने का पानी प्राप्त करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा है लगातार सूखा पड़ने से वहाँ की, जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ की ज़मीन भी जो है वो बंजर हो जाती है यानी अनउपजाऊ हो जाती है। तीसरा पॉइंट है किसी राष्ट्र के आर्थिक रूप से नुकसान होता है। अगर कहीं सूखा पड़ जाता है तो किसी भी राष्ट्र को जो है आर्थिक रूप से जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। चौथा पॉइंट है लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान की ओर पलायन करने लगते हैं। पांचवा पॉइंट है फसलें सूखने के कारण जो है जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे एक तरह की भूखमरी फैल जाती है। सातवां पॉइंट है आपका भूस्खलन। यानी भूस्खलन क्या होता है, तो भूस्खलन जो है एक भूवैज्ञानिक घटना है जो धरातलीय हलचल जैसे पत्थर का खिसकना या गिरना। एक किसकना हो गया है दोस्त, इसको सही कर लेना, टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे किसका के जगह पे आप खिसकना कर लीजिएगा। जैसे पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली गिट्टी का हटना आदि इसके अतिरिक्त आंतरिक में आ जाते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं तथा वर्षा के कारण भी बड़े बड़े पहाड़ों के टकराव से इसकी अंतर्गत आ जाता है। मुंडल के अनुसार चट्टान, मलबा या भूमि के एक बड़े हिस्से का ढलना से नीचे की ओर खिसकना या हटना भूस्खलन कहलाता है। यह प्राकृतिक मानव के द्वारा हो सकता है, यानी ये जो भूस्खलन है वो प्राकृतिक के द्वारा हो सकता है, यानी कई बहुत सारे बारिश हो रही हो, पत्थर खिसक गया ऊपर से पहाड़ों से, या मानव द्वारा भी हो सकता है। जैसे मानव क्या करते हैं कि रोड वगैरह बनाने के लिए बम के द्वारा पहाड़ों को तोड़ते हैं। तो एक मुंडन के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो भूस्खलन है वो प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव के द्वारा भी हो सकता है। और आठवां आपका टॉपिक है आपदा का प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है और न ही इन्हें पूर्ण रूप से रोका जा सकता है, लेकिन इनके प्रभाव से जिनके प्रभाव होते हैं उनको कुछ कम जरूर किया जा सकता है, जिससे जान माल का नुकसान कम हो। इस आपदाओं के कारण की पहचान कर इसके लिए तैयार रहा जा सकता है।
यही सब आपदा का प्रबंधन के अंतर्गत आता है। किसी प्राकृतिक मानव जनित आपदा के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने को ही आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो है आता है, यानी कहते हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो सन 2005 से आपदा प्रबंधन अधिनियम को लाया गया था। ये भी क्वेश्चन आया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया है, तो 2005 में लाया गया था। इसके तहत आपदा में आने से पहले उनकी तैयारी करना और आपदा का क्षेत्र प्रभाव निर्धारित करना आदि की नामांकित किया जाता है। अगला इसका जो टॉपिक है उपसंहार है। पर्यावरण प्रकोप या आपदाएं कभी कभी कहीं भी बिना बताए आ जाती हैं। तो जो आपदा होती है बिना बताए आती है, किसी को बता के थोड़ी आएगी। जिनके सामने मानव जो है तुच्छ होता है, जो आपदाओं के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। आपदाएं जब से जो है सृष्टि का सृजन हुआ है तभी से आ रही है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपदा जो है अभी से आ रही है। जब भी से ही पृथ्वी का विकास हुआ है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से जो है आपदा आ रही है। अतः इन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मनुष्य इन आपदाओं से बचाव के लिए नए नए तरीके खोजता रहता है तथा सरकार भी इसके लिए नई नई नीतियां लाती रहती हैं, जिससे इन आपदाओं से कुछ हद तक बचा जा सकता है। अब लास्ट में हम लोग संदर्भ ग्रंथ देखेंगे कि हमने किस किस से प्रभावित होकर इसको फाइल को तैयार करने में किस किस चीज़ का जो हमने उपयोग करके इस फाइल को तैयार करा है। तो पहला है पर्यावरण शिक्षा जो है डॉक्टर दीप्ति जैन। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा का भारतीय परिक्षेप, ये राणा बलवंत जी से मैंने लिया था। और तीसरा है पर्यावरण शिक्षा जो है डॉक्टर A.B. भटनागर और डॉक्टर अनुराग भटनागर की भी इसके में बहुत भूमिका है, इनके भी किताबों से मैंने इसको तैयार किया है। और चौथा है हमने इंटरनेट के माध्यम से भी कुछ इनके जो तथ्य है उसको लेकर इस वीडियो के अंतर्गत हमने इस फाइल को तैयार करने में इनकी भूमिका भी निभाया है मैंने। आप लोग इस तरह से एक वीडियो को रोक करके और आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट लेके आप एक अच्छी और बढ़िया फाइल तैयार कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी लोगों का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अब बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले, जिससे हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच पाए। अभी मैं इसके बाद और भी प्रोजेक्ट फाइल लेकर आऊँगा अपने वीडियो में। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक की भर्ती आने वाली है। इसलिए आप लोग अभी से तैयार हो जाओ और मेहनत से लग जाओ और अपना फाइनल भी कर लो यहाँ से B.Ed, और उसके बाद से अपने UP टेट और सुपर टेट के तैयारी में भी लग जाओ और इस साल भी आप लोग नौकरी ले लो। आप लोग सभी लोग, मेरी बहुत बड़ी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना आप लोग ना भूलिएगा।